This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जो अब तक भारत के पत्रकारों और भारत की जनता की समस्या थी, वो अब पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा था कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन पत्रकार पीछे नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को हमारे दिखाते हुए कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और देखिए सब कुछ उनका स्टेज मैनेज्ड होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, यानी हर तरीके से पहले से ही हर चीज़ की स्क्रिप्ट तैयार होती है। जो बात अब तक हम कहते आए थे, हमारे जैसे पत्रकार, अब पूरी दुनिया के पत्रकार इस बात को कह रहे हैं। जी हाँ, नॉर्वे की उस पत्रकार का इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया था, अभी बताती हूँ वो क्या कह रही हैं दोबारा अब इस बात पर। न्यूजीलैंड के घटनाक्रम सुनिए और अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए कि किस तरह के व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री बनाया है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, सबसे बड़ी आबादी वाले देश के नेता हैं, लेकिन कोई भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। न्यूजीलैंड के जर्नलिस्ट ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछने का तो कोई मौका नहीं मिला, उन्होंने पूछा हमारे एम्बेसडर से न्यूजीलैंड में, पूछा कि वाई डजंट मोदी एवर होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूछा कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। हमारे जो एम्बेसडर हैं वहाँ पर, रुदेंद्र टंडन जी, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से बड़े ही लायक और योग्य व्यक्ति होंगे। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सर्विसेज है, एलिट सर्विस माना जाता है जो फॉरेन सर्विस है, उसको पास करके, जो कि करोड़ों लोगों का सपना होता है और कुछ 100 लोगों को मिल पाता है, आप सोचिए, उसको पास करके पहुँचे और सर्विसेज को ज्वाइन किया और आखिरकार इतने बड़े ऊंचे पद पर हैं कि राजदूत हैं वो। उनका जवाब आप सुनेंगे, मैं आपको भी सुनवाती हूँ। उस जवाब को आप सुनिए जो उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि भारत की जो जनता है वो ज़्यादातर देहात, गांव देहात में रहती है, प्रिडोमिनेंटली रूरल है, और वो चाहते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सीधे आमने सामने उनसे बातचीत होनी चाहिए। दे डोंट लाइक बीइंग स्पोकन डाउन टू। वो ये नहीं चाहते कि लोग जो हैं, लोग ये नहीं चाहते, ये गांव देहात के लोग, कि प्रधानमंत्री उनकी तरफ नीचे देखें, स्पोकन डाउन टू। और इसलिए एंड दे डोंट वांट टू बी स्पोकन टू थ्रू इंटरमीडिएट्स, यानी कि वो बीच के लोगों के साथ, यानी कि पत्रकार, हम लोग बीच के लोग हो गए हैं, उनके बातचीत करने के बजाय वो चाहते हैं कि सीधे, गांव देहात के लोग हैं इसलिए वो चाहते हैं कि सीधे प्रधानमंत्री लोगों से बातचीत करें। अब मुझे अफसोस भी हुआ, हंसी भी आई। पहले टंडन जी को सुन लेते हैं। See, it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. You know, he is a very successful politician. But let me give you some context. So, Mr. Modi is Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in तो देखा आपने, टंडन जी ने पता नहीं कहाँ से, किस जगह से खोद कर ये दलील निकाली है, ये आर्ग्यूमेंट निकाला है, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सीधे लोगों से बातचीत करना नहीं है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, यानी कि लोकतांत्रिक जो जवाबदेही होती है एक नेता की, उसको वो कह रहे हैं स्पोकन डाउन टू, यानी कि उनसे बात करना उनको बराबर का ना मानना है। ये इतनी अजीब बात है जिसको सोचकर हैरानी हुई कि देखिए ये वही टंडन जी हैं हमारे, मैंने कहा बड़े योग्य व्यक्ति रहे होंगे, राजदूत तक के पद पर बैठे हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, उन्होंने संविधान की किताब भी पढ़ी होगी। संविधान की किताब में भारतीय नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या उनकी जो आज़ादियां हैं, इसके अलावा उन्होंने प्रेस के बारे में भी ज़रूर पढ़ा होगा कि किसी भी लोकतांत्रिक नेता का ये पहला फ़र्ज़ होता है, पहले फ़र्ज़ में से एक होता है कि वो किस तरह से जो आम जनता है उससे बातचीत करें पत्रकारों के ज़रिए। यानी कि एक नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, उसने पूरे 12 साल के कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, तो आप बताइए कैसे उसको ये माना जाए कि वाकई वो एक लोकतांत्रिक देश का संचालन कर रहा है। सबसे पहले जब नेता डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी से, यानी सवालों से बचते हैं पत्रकारों के, तो सीधे तौर पर पता चलता है कि वो अब
लोकतांत्रिक व्यवस्था से तानाशाही व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही। बहुत हैरानी की बात है कि पूरे तरीके से जो बेसिक दलील है, मैं कहती हूँ, उसी के बिल्कुल खिलाफ है। अभी ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार ने ऐसा कहा, अब उसके बाद न्यूजीलैंड का पत्रकार ये कह रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए, सिर्फ हमारे विशेष राजदूत तक ही पहुंचे, जिनके बारे में, जिनसे इस तरह की कोई बातचीत की। मैं आपको कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, 2009 का एक उनका वायरल हो रहा है बराक ओबामा के साथ, किस तरह से वो बिल्कुल शाना बशाना, यानी कंधे से कंधा मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर बातचीत कर रहे हैं, और किस तरह से अपनी बात बेहतरीन तरीके से रख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ एक और इन्हीं साहब का, हमारे राजदूत का ही देखिए, वो किस तरह से बातचीत यहाँ पर हो रही है। अब उनसे पूछा गया कि उसके बाद जब दूसरे पत्रकार ने उनसे पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि एक डेजा वू वाली फीलिंग हो रही है, यानी कि वही चीज़ जो पहले दोहराई गई थी। मैं नॉर्वे के पत्रकार को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। नॉर्वे की पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछा था और कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप जो हैं फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे आज़ाद जो प्रेस है, सबसे आज़ाद जो पत्रकार हैं, उनके सवालों का जवाब आप क्यों नहीं लेते पीएम मोदी। उसके बाद हमने देखा था कि वो विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सवाल पूछने की जब बात कही, तो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, उन्होंने किस तरह से उनको 5-7 मिनट का लंबा भाषण दिया था और उनसे कहा था कि हम 5000 साल या 7000 साल पुरानी हम सभ्यता हैं, और हमारे यहाँ हमेशा ये देखिए कि किस तरह से हम हमेशा तरक्की करते रहे हैं, और हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों का हम पूरे तरीके से ख्याल रखते हैं, उनकी आज़ादी का हम ख्याल रखते हैं। लंबा चौड़ा भाषण लिया था। हेला लिन यहाँ पर आ गए, उन्होंने इस ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि अच्छा लगा मुझे कि दूसरे जो देशों के लोग हैं वही डिस्कशन, उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस चर्चा को मैंने एक तरह से हवा दी या मैंने शुरुआत की, कि भारत में जो लोकतांत्रिक और जो प्रेस की आज़ादी है वो किस तरह से लगातार कम हो रही है। हेला लिन, जी हाँ, 26-27 साल की ये पत्रकार, जिसका मैंने इंटरव्यू भी किया था, उस पत्रकार ने यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए कह रही हैं और भारत की प्रेस के लिए वो कह रही हैं कि मेरा मकसद ही यही था, जब मैंने ये तय किया था कि मैं भारत की प्रेस के कम से कम 30 से ज़्यादा मैंने इंटरव्यूज़ किए थे, क्योंकि मैं सिर्फ सवाल पूछकर अपनी बात को ख़त्म नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं ये चाहती थी कि पूरे तरीके से मैंने 30 इंटरव्यूज़ दिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उन्होंने 30 इंटरव्यूज़ दिए, ताकि नॉर्वे का इंसिडेंट पहला और आखिरी ना बन जाए। आप सोचिए कि एक विदेशी महिला को, यंग महिला को इतनी फ़िक्र है भारत के लोकतंत्र की, लेकिन भारत में किसी को फ़िक्र नहीं है, कम से कम सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसको बिल्कुल भी इस बात की फ़िक्र नहीं है। अब वो ये कह रही हैं कि रिपोर्टर्स जो काम कर रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड में है, नॉर्वे में है, उनकी और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती है इस मुद्दे को उठाने की, क्योंकि जब इस तरह के नेता उन देशों से आते हैं जहां प्रेस फ्रीडम अच्छी नहीं है, जहां मीडिया को आज़ादी नहीं है बोलने की, सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है, तब नॉर्वे और साथ साथ न्यूजीलैंड जैसे पत्रकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि छोटे छोटे देश भी, जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जाएं, वहां पत्रकारों को उनसे सवाल पूछना चाहिए। मुझे इस बात को लेकर बहुत खुशी है कि जो भारतीय लोग हैं उन्हें अच्छा लगा जो मैंने काम किया, मैंने जो बातचीत की, और यही मैं करना चाहती थी। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये तो हेला लिन ने कह दिया, न्यूजीलैंड में ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया का भी आपको किस्सा सुनाया, प्रधानमंत्री जी हमारे जाकर बोल के आए हैं कि एक देश और दूसरा देश मिलाकर 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होता है। वो इस तरह की जो है, मैं लफाजी का कहूँ, क्या शब्द कहूँ, लफाजी करके आ गए हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ क्यों भारत के लोग नहीं बोल पाते हैं। भारत में न सिर्फ कि पत्रकारों को बोलने की इजाज़त नहीं है, अब कॉमेडियन भी नहीं बोल सकते। शेखर सुमन, जिनके यूट्यूब पर जो कॉमेडी शोज़ थे, उनको आप बहुत एंजॉय कर रहे थे, मैं भी लगातार उन शोज़ को देख रही थी, और अब हैरानी मुझे बिल्कुल नहीं हुई कि वो जिस तरह से, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, इन हिज़ ओन स्टाइल, अपने ही अंदाज़ में वो सच बोल रहे थे, मज़ाक़िया अंदाज़ में। और कहा जाता है कि मज़ाक में कही गई बात और ज़्यादा चुभती है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। अब देखिए, आपके शेखर सुमन के जो साथी हैं, उनके जो पार्टनर हैं, ईडी ने धर्मेश संधानी के खिलाफ फेमा का केस, यानी विदेशी मुद्रा से जुड़ा हुआ, फॉरेन करेंसी से जुड़ा हुआ जो केस है, वो उनके ऊपर जांच शुरू कर दी है। उसके तहत धर्मेश संधानी पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने विदेशी संपत्तियों और विदेशी मुद्रा लेन देन से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। और ये अभी पता चला जब ये शेखर सुमन साहब जब ये कार्यक्रम कर रहे थे, और अभी तक कोई गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं हुई है। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि शेखर टुनाइट नाम से ये कार्यक्रम करते रहे शेखर। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए इस कार्यक्रम को।
जी हाँ, और इसी से जुड़े हुए निर्माता और उनके बिजनेस पार्टनर हैं, तो शेखर सुमन के गले पर सीधे हाथ न डालकर अंदर खाने पीछे से आकर शेखर सुमन के साथी पर यह वार किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई के बाद आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार शेखर सुमन का नाम जो है वो चर्चा में आ रहा है। हालांकि बार बार एजेंसियां कह रही हैं कि ये तो धर्मेश संधानी के खिलाफ है। तो सीधे तौर पर आप ये देखिए कि क्या शेखर सुमन की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। उनके बिजनेस पार्टनर और साथ ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर धर्मेश जो हैं उनके ऊपर ये हमला करके। तो सीधे तौर पर ये पता चलता है कि भारत में पत्रकार क्यों नहीं बोल पाते। आप सोचिए, यहाँ तो कॉमेडियंस को भी बोलने की इजाज़त नहीं है, तो कैसे बोलेगा एक बेचारा पत्रकार। दूसरी बड़ी बात यह है कि खुद तो पत्रकार कहीं ना कहीं अपने ही आगे झुक गए हैं, कुछ लालच के आगे मजबूर हैं, कोई भय के आगे मजबूर हैं, कुछ मजबूरी के आगे मजबूर हैं कि पापी पेट का सवाल है। लेकिन इस सब के दौरान जो आम आदमी का जानने का अधिकार है वो कहीं ना कहीं सत्ता के बूट के नीचे कुचला जा रहा है। अब आखिर में आपको मनमोहन सिंह के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको ज़रूर सुनिए आप। मैं आपको छोड़ जाती हूँ। जब बराक ओबामा से वो बातचीत कर रहे थे, कोई भी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, कोई ट्रांसलेटर वहाँ पर मौजूद नहीं है, और कहीं भी हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी की तरह बराक ओबामा से गले मिलकर और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। ये भी मनमोहन सिंह का, जिनको मौन मोहन सिंह कहा गया, ये उनका अंदाज़ नहीं था। वो ये भी नहीं कहते थे कि 1 + 1 11 होता है या 2 + 2 22 होता है। इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल सीधे सीधे काम की बात करना, बिज़नेस की बात करना, दोनों देशों के संबंधों की बात करना। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ वो सुनहरे दिन जब हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। मनमोहन सिंह, जिन्होंने दर्जनों की तादाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और जब भी वो विदेश दौरे पे जाया करते थे, अपने जहाज़ में वो लेकर जाते थे पत्रकारों को, और पत्रकारों के लिए सुनहरा अवसर होता था कि वो लोगों से, यानी पत्रकारों से बातचीत करें, उनके मुश्किल सवालों का जवाब दें, जो आखिर में जनता के सवाल हैं। इसी वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ। शुक्रिया। President Obama and I have decided to strengthen our cooperation in the area of counter-terrorism. India welcomes the renewed international interest in nuclear disarmament and non-proliferation. We have been a consistent advocate of a world free of nuclear weapons. We will work with the United States and other countries for the success of the Nuclear Security Summit, which President Obama is hosting next April. In our discussions today, there was a meeting of minds on the future direction of our relations. I was deeply impressed by President Obama's strong commitment to the India-US strategic partnerships and by the breadth of his vision for global peace and prosperity. I have invited President Obama to visit India. A very warm welcome awaits him, his gracious wife, and his 2 daughters. I thank you.